हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का डिमांड क्या होती है। एंड गाइस, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी के बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर। भाई इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? चॉइस प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को चूज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में से कि क्या प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदे, कौन सा कॉम्बिनेशन ख़रीदे। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, मैंगो और बनाना का। तो कितने मैंगोज़ ले, कितने बनानाज ले, ये कॉम्बिनेशन उसको चूज़ करना पड़ता था। ये उसको प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। एंड डिराइव द कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल गिवन द प्राइजेज ऑफ द गुड्स, द कंज्यूमर्स इनकम एंड हर प्रेफरेंसेस। भाई कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं वो बता रखी थी कि क्या ज़्यादा प्रेफर करता है वो। कंज्यूमर की इनकम बता रखी थी जो फिक्स्ड थी। जो भी गुड्स थे 2, बनाना और मैंगो, उनके प्राइजेस बता रखे थे जो कि फिक्स थे। इन सब के रहते हुए उसे एक ऑप्टिमम बंडल चूज़ करना था, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करना था जो कि उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। It was observed that the amount of a good that the consumer chooses optimally depends on the prices of the good itself. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया फिर कि एक कंज्यूमर जो है कितने अमाउंट ऑफ गुड, यानी कितना क्वांटिटी गुड जो है खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, ये किस चीज़ पर डिपेंड होता है। जो भी वो गुड खरीद रहा है उसके प्राइस पर डिपेंड होता है इटसेल्फ, यानी उसी के प्राइस पे। अब जैसे कि मैं बनानास खरीद रही हूँ तो बनाना के प्राइस डिसाइड करेंगे कि मैं कितना बनाना खरीदूंगी। सपोज़ बनाना एकदम से सस्ता हो जाए, 20 रुपये किलो हो जाए, 20 रुपये दर्जन हो जाए। कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ किलो के हिसाब से मिलता है। तो अगर 20 रुपये दर्जन हो जाते हैं तो मैं थोड़ा सा 2 दर्जन खरीद लूँगी। लेकिन अगर वही बनाना 200 रुपये दर्जन हो जाए तो शायद मैं 6 केले खरीदूँगी ना। तो उसके प्राइस पर डिपेंड है। एंड द प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, भाई दूसरे गुड्स के प्राइजेस पे भी डिपेंड है। सपोज़ बनाना का प्राइस चाहे कितने भी हो, लेकिन बाकी सभी फ्रूट्स मेरे को बहुत सस्ते दिख रहे हैं तो मैं सोचूंगी चल छोड़, आज बनाना रहने देती हूँ, बाकी जो सस्ते फ्रूट्स हैं वो ख़रीद लेती हूँ, है ना। या फिर बहुत सारे मैं फ्रूट्स लेने के लिए गई लेकिन मैंने सोचा आज बनाना रहने देती हूँ, और बाकी सभी फ्रूट्स महंगे थे, बनाना सबसे सस्ता था, मुझे लगा चलो बनाना भी ले लेती हूँ, है ना। तो दूसरे गुड्स के प्राइजेस पर भी डिपेंड होता है इसका। हम क्या डिपेंड होता है कि कितनी क्वान्टिटी खरीदेंगे। कंज्यूमर की इनकम पर भी डिपेंड होता है। भाई अगर हमारी थोड़ी ज़्यादा इनकम है तो हम थोड़े से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, कम इनकम है तो थोड़ा सा कम खरीदेंगे। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड होता है। भाई अगर हमारा टेस्ट या फिर हमारी प्रेफरेंसेस ऐसी हैं जो कि कहती हैं हाँ मुझे ये पर्टिकुलर गुड बहुत पसंद है, तो हम उसे बार बार खरीदेंगे, है ना। The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given the price of goods and the consumer's different preferences is called demand for the commodity. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिमांड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिमांड क्या चीज़ होती है। एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। विलिंग शब्द इधर लिखा है। विलिंग मतलब वो खुद की उसकी इच्छा क्या है कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। और दूसरी कंडीशन है कि हम एबल टू अफोर्ड हों, यानी हम उसको ख़रीदने योग्य हों, हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है विलिंग यानी हम ख़रीदना चाह रहे हैं, दूसरा है एबल यानी हमें उसे ख़रीदने के पैसे भी हों हमारे पास। तो यही चीज़ होती है डिमांड। बाकी कंडीशन क्या दे रखी है कि प्राइजेस जो है दे रखे हैं फिक्स्ड है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही है वो प्रोडक्ट। Whenever one or more of these variables, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स शब्द लिखा है। वेरिएबल्स का मतलब है ये जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना कि प्राइजेस ऑफ गुड्स, है ना, या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे हैं वेरिएबल्स। यानी वो वेरिएबल्स वो चीज़ें होती है जिनसे कि इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम कितनी डिमांड करेंगे या कितनी नहीं करेंगे। Change the quantity of good chosen by the consumer is likely to change as well. तो यहाँ लिखा है अगर ये वेरिएबल चेंज होते हैं, इन वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तो जितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं किसी पर्टिकुलर गुड की वो भी चेंज हो जाती है। यानी इनकम चेंज होगी तो हमारी क्वांटिटी भी चेंज होगी। अब देखो मैं मार्केट में अगर किसी की इनकम बहुत कम है तो वो इंसान थोड़े से कम फ्रूट्स खाएगा, लेकिन अगर किसी की इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर आपके फादर की या घर में किसी की इनकम ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंटली फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं घर में, है ना।
हर 2-3 दिन में फ्रूट्स आते रहते हैं। लेकिन जो थोड़े लोग कम कमाते हैं भाई, वो हफ्ते में शायद एक बार ही फ्रूट लाते हैं या कम क्वांटिटी में लाते हैं, अगर लाते भी हैं तो। Here we shall change one of these variables at a time। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल चेंज करेंगे, ठीक है, और इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि जितना भी हम अमाउंट गुड्स खरीद रहे हैं, जितनी भी गुड्स की क्वांटिटी खरीद रहे हैं, वो कैसे उससे रिलेटेड है। रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर हमारा ये वेरिएबल चेंज होता है तो उससे हमारे जो गुड्स खरीद रहे हैं हम, उस पर क्या असर पड़ता है, क्या हम उसे कम खरीदेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट है डिमांड कर्व क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, हम इसमें पढ़ते हैं। इफ़ द प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर्स इनकम एंड हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज्ड, the amount of a good that a consumer optimally chooses become entirely dependent on its price। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज हम कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि बाहर कोई और गुड है, उनका प्राइस ले लिया, कंज्यूमर की इनकम ले ली, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ले लिए, ये सभी अनचेंज है। सपोज इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये जो पहले थी वही अब है और वही आगे रहेगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या होगा कि कंज्यूमर जो भी गुड खरीदेगा, अमाउंट से इधर मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, जितनी भी क्वांटिटी में गुड खरीद रहा है वो किस पर डिपेंड हो जाएगी, प्राइस पर डिपेंड हो जाएगी। कौन किसके प्राइस पर, उसके खुद के प्राइस पे। देखो अगर मैं बाहर मैंगो खरीदने जा रही हूँ तो मैं इस लाइन में, इस पैराग्राफ में क्या कह रही हूँ कि मैंगो का ही प्राइस ये डिसाइड करेगा कि मैंगो मैं कम खरीदूँ या मैंगो ज़्यादा खरीदूँ। मेरी इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंगो के अलावा चाहे 10 फ्रूट्स हैं उनकी प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, इनको कंसीडर करना ही नहीं है। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस। और प्राइस किसका, मैंगो का, क्योंकि मैं क्या खरीद रही हूँ, सिर्फ मैंगो खरीद रही हूँ। The relation between the consumer's optimal choice of the quantity of a good and its price is very important and this relation is called demand function। और डिमांड फंक्शन का मतलब ही क्या है, किनके बीच का रिलेशन दिखा रहे हैं हम, जो कि कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है वो और उसका प्राइस, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, जितना प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उनके बीच का रिलेशन डिमांड फंक्शन कहलाता है। दोबारा से बता रही हूँ, प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो डिमांड फंक्शन कहलाता है। दस द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर का जो डिमांड फंक्शन है वो हमें क्या बताता है, gives the amount of the good that the consumer chooses at different levels of its price। तो डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है हम कितने अमाउंट ऑफ गुड खरीदेंगे, यानी कितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं अलग अलग प्राइस लेवल पर। यानी प्राइस अगर चेंज होता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, ऐसे जैसे भी चेंज होता है, तो हम कितने अमाउंट ऑफ गुड खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंग। अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब है कि बाकी सभी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं है, उनको नहीं देखना है, हम उन्हें कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक प्राइस और एक डिमांड, बस, और कुछ नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे देखो प्राइस, ये डिमांड फंक्शन इधर बनाया है, यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है छोटी सी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें x क्या है, x है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम कितनी क्वांटिटी में जो अपना गुड है वो खरीद रहे हैं। p से इधर मतलब है गुड्स का प्राइस, कि उसका प्राइस क्या है, कि जो भी गुड हम खरीद रहे हैं। द डिमांड फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब ये जो डिमांड फंक्शन है, जो कि अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, इसे हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। फिगर 2.13 है जो कि ये दिखाएगी आपको। देखो ये रही है फिगर, ठीक है, यहाँ पे ये बनी हुई है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है, जब हम ग्राफ में दिखाते हैं डिमांड फंक्शन को, यानी ये जो वैल्यूज़ निकलेंगी इनको जब हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो ये एक डिमांड कर्व बन जाता है। ठीक है, कर्व का मतलब ही यही होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ द गुड इज़ लाइकली टू बी नेगेटिव इन जनरल। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ये जो रिलेशन है, किसके बीच की बात हो रही है इतनी देर से,
डिमांड की और प्राइस की। अभी तक हम बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रिलेशन सिर्फ दो चीज़ों का है, दो चीज़ों को इधर कंसीडर कर रहे हैं। एक चीज़ है डिमांड यानी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो, और एक चीज़ है प्राइस। सिर्फ दो ही चीज़ें लेनी है। इनका रिलेशन नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशन से मतलब क्या है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। आसान शब्दों में देखो, इधर आगे लिखा हुआ है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन से क्या मतलब है। The amount of a good that a consumer would optimally chooses is likely to increase when the prices of the goods fall. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि suppose prices of goods falls, suppose जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो फॉल का मतलब है गिर जाना, यानी प्राइस उसका गिर जाता है, कम हो जाता है। तो कंज्यूमर अब क्या करेगा, कंज्यूमर जो है, जो भी वो गुड खरीद रहा था, ठीक है, वो इंक्रीज यानी ज़्यादा खरीदने लगेगा। तो नेगेटिव रिलेशन हो गया ना, प्राइस यहाँ पे गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और हम प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उल्टा हो गया बिल्कुल यहाँ पे, है ना। अब ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सपोज प्राइस अगर राइज यानी बढ़ रहे होंगे तो डिमांड हमारी डिक्रीज कम हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है तो हम डिमांड कम करेंगे, हम कम चीज़ें खरीदेंगे। तो देखो यहाँ पे डिमांड कर्व आपको बना रखा है, ये कर्व है आपका। The demand curve is a relation between the quantity of the good chosen by a consumer and the price of the good। फिर वही बात रिपीट करी हुई है। डिमांड कर्व किन चीज़ों का रिलेशन दिखाता है कि जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं वो, ठीक है, और प्राइस, इन दो चीज़ों का रिलेशन दिखाता है। कितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे इधर क्वांटिटी बोल दो या कितना क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं ये बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो हम जितना गुड्स खरीद रहे हैं वो डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन अगर हम ग्राफ में दिखाते हैं तो उसे डिमांड कर्व बोलते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ये वाली लाइन है जो खड़ी हुई है, ये इसे वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट से मतलब है प्राइस भाई किसी पे डिपेंड नहीं होता है, अपनी मर्जी से वो कम ज़्यादा होता रहता है, कंज्यूमर का उसमें बीच में कोई रोल नहीं है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी हमने लिखी है। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी में हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द और लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब है ये डिपेंड है। डिपेंड किस पे है, प्राइस पर डिपेंड है। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं ना कि क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो प्राइस पे डिपेंड होती है, यानी प्राइस तय करेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे, प्राइस बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। तो प्रूफ हो गया ना कि जो क्वांटिटी है वो डिपेंड है किस पे है, प्राइस पे है। द डिमांड कर्व गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। और ये डिमांड कर्व हमें क्या दिखाता है कि हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं हर एक प्राइस लेवल पर। देखो कैसे पता लगेगा इसमें, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ। सपोज प्राइस ये था तो हम इतनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राइस बढ़ गए, ये लो भाई, तो अपनी डिमांड घट गई है ना, हमारी डिमांड पहुंच गई या पीछे की तरफ लेफ्ट में पहुंच गई। सपोज अब क्या होता है कि आपके जो प्राइस हैं वो घट जाते हैं, ये प्राइस पहुंच गए नीचे तो हमारी डिमांड बढ़ गई, हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने लग गए, है ना। तो ये दिखा रहे हैं ग्राफ के साथ। वीडियो खत्म।